Students, today we will learn about the chapter 4, how the traders became rulers. Okay, let's start the new chapter 4, how the traders became rulers. Now start. Okay, chapter 4, how the traders became rulers. The children were engrossed in reading the story of two cats and monkey. During the recess, on reading this story, Jay and Mitali were making fun of each other. जो बच्चे थे वो रीडिंग कर रहे थे एक स्टोरी को कैट्स और मंकी की रेसेस के टाइम में, और इस स्टोरी को पढ़ के वो बहुत एंजॉय कर रहे थे. देयर क्लास टीचर हु वाज सिटिंग बिसाइड देम सेड, वहीं पे उनके बगल में जो क्लास टीचर बैठी होती है वो कहती है, चिल्ड्रन हिज टू इज अ पॉलिसी, बेटा ये भी एक पॉलिसी है. चिल्ड्रन बच्चों यह भी एक पॉलिसी है. द थर्ड पार्टी टेक्स एडवांटेज ऑफ द क्वेरल बिटवीन द टू. इसमें क्या होता है, एक पॉलिसी होती है जिसमें दो लोग जो आपस में झगड़ते हैं, इसका फायदा कोई थर्ड पार्टी इसका फायदा उठाती है. द ब्रिटिश हैड एक्सपेंडेड दियर एम्पायर इन इंडिया विद सच अ पॉलिसी. जय आस्क्ड, सर हाउ इज दैट पॉसिबल. अब इसमें क्या, जो ब्रिटिश तो टीचर उसको समझाते हुए कहती है, जो ब्रिटिश एम्पायर थे उन्होंने भी ऐसा ही किया था वो इंडिया के साथ, उन्होंने इसी पॉलिसी को अपनाया था. तो जय पूछता है, सर ये कैसे हुआ था पॉसिबल. The class teacher replied, तो क्लास टीचर कहती है, let us go to class and there I will explain about how the British came to India and established their rule over the India. चलो मैं तुमको क्लास में चलो और मैं तुमको बताऊंगी कि किस तरह से ब्रिटिश इंडिया में आए और अब उन्होंने यहाँ पे रूल किया. By the mid of 18th century, the British had started to emerge as a strong power on Indian political horizon. जो 18वीं 18th सेंचुरी के मिड में क्या हुआ था, जो ब्रिटिश की उन्होंने एक राजनीतिक अपना एक मेन पावर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कर लिया था. डू यू नो दैट द ब्रिटिश केम टू इंडिया ओनली ट्रेड्स. क्या आप जानते हो जो ब्रिटिश यहाँ आए थे सिर्फ ट्रेड करने के उद्देश्य से ही यहाँ आए थे. तो उसने ऐसा एक क्वेश्चन था कि क्या तुम लोग जानते हो ऐसा कि वो ब्रिटिश यहाँ क्यों व्यापार करने के उद्देश्य से ही आए थे. इनिशियली दे टुक परमिशन टू ट्रेड इन इंडिया स्टेट्स. उन्होंने सिर्फ पहले जो केवल उन्होंने इंडिया से परमिशन ली थी वो केवल स्टेट्स पे, इंडियन स्टेट्स पे व्यापार करने के लिए ली थी. देन हाउ डिड दे बिकम द रूलर्स ऑफ इंटायर इंडिया. और वो उसके बाद उन्होंने किस तरह से पूरे इंडिया को अपने पूरे इंडिया में अपना शासन स्थापित, अपना रूल पूरा फैला लिया. द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश रूल अरोजेस मैनी सच क्वेश्चन. जो ब्रिटिश का जो इतिहास है उससे हमें बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें हैं, बहुत ऐसे प्रश्न जिनके हम जवाब ढूंढते हैं. टू सर्व देयर इकोनॉमिक्स इंटरेस्ट दे इंक्रीज द पॉलिटिकल होल्ड ऑन इंडिया विद द यूज ऑफ ब्रिटिश डिप्लोमेटिक प्रैक्टिस. ओके, अभी जो ब्रिटिश थे उन्होंने अपने पूरे व्यापार को और अपने पूरे पावर को पूरे इंडिया में बढ़ाने के लिए, उसको और भी पावरफुल करने के लिए इन्होंने हर तरह की नीतियां अपनाई. डिप्लोमेटिक नीति अपनाई की पॉलिटिकल वो किए उन्होंने, ताकि वो हर तरह से अपने इंडिया में वो पकड़ मजबूत कर सके. उन्होंने ये सारी की टैक्टिक्स अपनाई. वेलेस्लीज पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन. व्हेन वेलेस्ली केम टू इंडिया एज द गवर्नर जनरल, आउटथ्रो कॉम्पिटिशन एग्जिट बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस. जब इंडिया आए थे गवर्नर जनरल के तौर पे, तो यहाँ पे क्या था, एक बहुत तगड़ा कंपटीशन था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच. It was a necessity to check France from becoming powerful in India, so as to expand the British rule in India. Wellesley introduced a new plan which was known as the Subsidiary Alliance. अब क्या था, जब वो देख जो फ्रांस था उसकी जो बिकमिंग पावर वो अपने पावर को ज्यादा पावरफुल करना चाहता था. पर तो जो ब्रिटिश रूल इंडिया जो वेलेस्ली थे वो चाहते थे, वो देख रहे थे कि जो ब्रिटिश है वो अपने पावर को यहाँ पे पूरे शासन को बढ़ाती जा रही है. तो जो वेलेस्ली थे उन्होंने एक न्यू प्लान का यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया जिसको सब्सिडरी अलायंस के नाम से जाना गया. एज पर द स्कीम एनी प्रिंसली स्टेट दैट सेपरेट द अलायंस हैड टू कीप एंड मेंटेन द ब्रिटिश आर्मी एज वेल एज कीप अ ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव इन द रॉयल कोर्ट. अब जो इस स्कीम में क्या था बेटा, इसमें जो प्रिंसली स्टेट्स थे, जो राजशाही स्टेट्स थे, उन्होंने एक्सेप्ट किया इस अलायंस को, हैड टू कीप मेंटेन द ब्रिटिश आर्मी. इसमें क्या था, जो उन्होंने एक ऐसी पॉलिसी बनाई, एक ऐसा स्कीम बनाया जो जितने भी राजशाही स्टेट थे वो इस आर्मी को अपने अंडर में रखते थे, जिससे कि क्या होता था वो उसको एक्सेप्ट कर लिया. उन्होंने इनकी आर्मी को अपने
अपने स्टेट में रहने के लिए उनको जगह दी और उसको जिस तरह से उनको ये फायदा मिला ब्रिटिश को कि वो बिना खर्चे के वो अपनी आर्मी को मेंटेन कर सकते थे, है ना। एंड द ब्रिटिश आर्मी एज वेल एज की ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव इन द रॉयल कोर्ट, उसकी उसी और क्या था इसमें, जो ब्रिटिश आर्मी थी इसी प्रकार एक ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव को रॉयल कोर्ट में भी रखा गया था। दिस वे द ब्रिटिश कुड मेंटेन देयर आर्मी विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी। इस प्रकार क्या था, जो ब्रिटिश थी अपनी जो आर्मी को विदाउट मनी वो पूरी तरह से मेंटेन कर पा रही थी। हाउएवर द प्रिंसली स्टेट्स वर नॉट अलाउड टू यूटिलाइज द आर्मी एट द ओन विल। लेकिन इसका एक और क्या था, पर जो यहाँ पर जो आर्मी थी राजशाही स्टेट्स में, ये अपनी मर्जी से उन आर्मी का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, उनको वो कुछ कह नहीं सकते थे। दिस सिस्टम विच मेड मैनी फील सिक्योर इट इज बिगनिंग। शुरुआत में तो लगा ये जो सिस्टम है वो बहुत ही सिक्योर है, ये जो स्कीम थी यहाँ के राजशाही स्टेटों के लिए वो बहुत सिक्योर थी, पर मेड देम फील इंसल्टेड एंड थ्रेटेंड। उसके बाद क्या उनको धीरे धीरे फील होने लगा कि ये जो स्कीम है सब्सिडारी अलायंस की, ये सिक्योर नहीं है। एंड एक्ट लाइक ए स्लो पॉइजन इन द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये एक राजशाही स्टेट के लिए स्लो पॉइजन का काम कर रही थी, ये एक स्लो पॉइजनिंग सिस्टम था। द इंडियन स्टेट्स have become the victims of the subsidiary alliance with Hyderabad, Mysore, Ayodhya, Jodhpur, Gaikwals of Vadodara, Peshwas of Pune and Sindhyas of Gwalior। अभी जितने भी राजशाही जो स्टेट थे इन सभी ने जो ब्रिटिश आर्मी को अपने यहाँ शरण दे रखी थी। Nizam of Hyderabad was the first victim of the Wellesley subsidiary alliance. Then it was Mysore and Ayodhya. Tanjore and Karnataka met with the same fate. अब क्या निजाम जो हैदराबाद के जो निजाम थे वो फर्स्ट विक्टिम बने सब्सिडारी अलायंस के। देन फिर क्या होता, उसके बाद जो मैसूर अयोध्या भी इसके विक्टिम बने। यही हाल तंजौर और कर्नाटका के साथ भी सेम यही कंडीशन उनके साथ भी रखी गई और उन्होंने भी सब्सिडारी अलायंस को एक्सेप्ट किया। द ब्रिटिश मेड द मराठास फाइट अमंग देमसेल्फ एंड कंसिक्वेंटली मेड देम एक्सेप्ट द सब्सिडारी अलायंस। अब क्या ब्रिटिश ने क्या किया था, मराठास को आपस में ही फाइट करवा दिया था, आपस में लड़वा दिया था, जिससे कि उनके सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई जिससे कि उनको मजबूरी में ये सब्सिडारी अलायंस को एक्सेप्ट करना ही पड़ा। Owing to the losses incurred by Nizam in his fight with the Marathas, he was the first to accept this alliance. Tipu Sultan of Mysore refused to do so. जब उनके कुछ नुकसान के बावजूद जब इनका जो इतने फाइट में जब वो हार गए थे तो उसमें जो सबसे पहले विक्टिम थे मराठास में तो निजाम थे। उसके बाद जो उनके फर्स्ट एक्सेप्ट जिन्होंने निजाम जो थे जिन्होंने मराठास में सबसे पहले सब्सिडारी अलायंस को एक्सेप्ट किया था। फिर टीपू सुल्तान वाज द मैसूर रिफ्यूज टू डू सो। उसके मैसूर के जो टीपू सुल्तान थे उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था। बट आफ्टर द ब्रिटिश विक्ट्री इन द फोर्थ एंग्लो मैसूर वार, पर उनको भी ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ी जब फोर्थ मैसूर में एंग्लो मैसूर वार हुआ था। उसके पश्चात उसके बाद मैसूर के जो टीपू सुल्तान थे उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया इस अलायंस को। मैसूर वाज ए फोर्स टू बिकम अ सब्सिडारी स्टेट। जो मैसूर भी एक सब्सिडारी स्टेट्स में काउंट होने लगा, उसको भी ये जो नीति थी उसकी एक्सेप्ट करनी पड़ी। मराठास चीफ फॉट अमंग देमसेल्फ आफ्टर द डेथ ऑफ नाना फडणवीस। अब क्या हुआ था बेटा, इसमें जो मराठास थे नाना फडणवीस की डेथ के पास आपस में ही वो लड़ने लगे थे। वन बाय वन ऑल द मराठा स्टेट्स बिकम द विक्टिम्स ऑफ डिवाइड रूल ऑफ पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश। क्योंकि मराठा जो के चीफ में आपस में ही इन दोनों के इनके बीच में जब झगड़ा होने लगा था तो इसका फायदा किसने उठाया, इसका फायदा उठाया लॉर्ड वेलेस्ली ने। तो इसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एक करके उसको अपने डिवाइड करके उन सभी राज्यों को अपने में मिला लिया। वो सभी जो एक जो मराठा जो स्टेट थे वो सभी ये कहो कि उन्होंने सब एक एक करके उसकी भेंट चढ़ गए इस सब्सिडारी अलायंस के। इसमें जो मेन द अदर स्टेट्स जो थे उसका नाम है अयोध्या, गोरखपुर, तंजौर, कर्नाटका, फर्रुखाबाद ऑल्सो। ये सारे जो स्टेट्स है ये भी सब्सिडारी अलायंस में शामिल हो गए। सफर द सेम फेट इन द वे विद द स्पेन ऑफ 7 years। इसी प्रकार जब जो उन्होंने 7 सालों में क्या किया था, वेलेस्ली ने एक्सपेंड द कंपनी रूल एंड मेड द ब्रिटिश ऑफ सुप्रीमी पावर इन इंडिया। इन 7 सालों में जो लॉर्ड वेलेस्ली थे इन्होंने अपनी पावर को इतना बढ़ा लिया था और अपनी कंपनी का इतना विस्तार कर लिया था कि जो ब्रिटिश कंपनी है सुप्रीम पावर के रूप में के उसमें इंडिया में विख्यात हो गई, प्रसिद्ध हो गई। ठीक है, नेक्सट टॉपिक इज दैट एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ओके,
After finalizing the subsidiary alliance treaties with Mysore, जब इनका जो पूरा सब्सिडारी अलायंस का मैसूर में पूरा के साथ पूरा ट्रीटीज हो गया इनका, तो उन्होंने निजाम ऑफ द हैदराबाद एंड मराठा चीफ्टेन, ठीक है, इन सबके साथ वो जब इन्होंने पूरा अपना पूरे संतुष्ट हो गए कि यहाँ पे इनकी जो सब्सिडारी अलायंस की जो पॉलिसी है वो सक्सेस हो गई है, तो इन्होंने क्या किया था, ब्रिटिश मूव टुवर्ड्स द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो जो ब्रिटिश थे उन्होंने अब सोचा कि अब नॉर्थर्न इंडिया की तरफ जो इंडिया का जो नॉर्थ पार्ट है उसकी तरफ मूव किया जाए। दे entered into the treaty of friendship with नेपाल। तो इन्होंने अब क्या सोचा कि वो नेपाल से फ्रेंडशिप कर ले, क्योंकि सेंसिंग द थ्रेट फ्रॉम इट, क्योंकि जो नेपाल से उनको एक डर था। दे फाउट मैनी बैटल्स टू सिक्योर द फ्रंटीज, वो उससे बहुत सारे युद्ध करके वो उसको जीत हासिल करे और अपनी जो उनकी जो फ्रंटीज थी, उनकी जो बाउंड्रीज उसको सेव कर सके। फ्रेंडली रिलेशन विद द सिख किंग, और उनके जो लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या किया था, फ्रेंडली रिलेशन बना के रखे थे सिख राजा से, जो जिनका नाम था महाराजा रंजीत सिंह। हेल्प देम टू विन द बैटल विद द अफगान्स एंड एस्टैब्लिश्ड देयर रूल इन सिंध। द ब्रिटिश हैड ambitious to capture the Sikh kingdom, which was a very powerful kingdom, but they could not do so as long as महाराजा रंजीत सिंह was alive। इसमें क्या था बेटा, जब इस पूरे पैराग्राफ का सार ये है कि जब लॉर्ड वेलेस्ली ने जो उनकी जो सब्सिडायरी एलायंसी पॉलिसी थी वो मैसूर के निजाम और हैदराबाद के मराठाओं के साथ उनकी पूरा उन्होंने उसकी इस पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लिया था, तो ब्रिटिश ने सोचा कि अब क्यों ना इंडिया के नॉर्थ साइड में मूव किया जाए, क्योंकि उनको नेपाल से उनको डर था। इसलिए वो उन्होंने नेपाल के साथ बहुत सारे युद्ध किए और अपनी पूरी बाउंड्रीज को उन्होंने सेव कर लिया। तो इसके पश्चात जो सिख के जो राजा थे महाराजा रंजीत सिंह, उसके साथ में उसकी एक बहुत अच्छी दोस्ती थी, जिसमें महाराजा रंजीत सिंह ने अफगान के युद्ध में लॉर्ड वेलेस्ली की बहुत हेल्प की थी, जिससे पूरे सिंध में भी उनका ब्रिटिश राज को उन्होंने एस्टेब्लिश कर लिया था। द ब्रिटिश हैड एम्बिशियस टू कैप्चर द सिख किंगडम, पर जो ब्रिटिश थी वो इस पे भी एम्बिशियस थी कि वो जो सिख राज्य उस पे वो अपना अधिकार जमा ले। बट ये क्या था, ये संभव नहीं हो पाया था, हो सकता था, क्योंकि जब तक महाराजा रंजीत सिंह जिंदा थे तब तक ये पॉसिबल नहीं था कि ब्रिटिश जो है वहां पे पूरा अपना राज्य स्थापित कर सके इसकी। So they kept friendly relations with Maharaja Ranjit Singh. Ranjit Singh was a strong ruler of that time. He had set up a strong army with the help of European officers for the protection of his states. He had attained victories over many nearby states. After his death, Punjab suffered anarchy. Governor General Sir Henry Harding came to India and brought the Sikh rule completely under the British rule with policy of interference and annexation। अब इसमें क्या है बेटा, इसलिए क्योंकि वहां जब तक राजा रंजीत सिंह जिंदा थे तब तक तो वहां पे ब्रिटिश का राज्य होना पॉसिबल नहीं था। इसलिए जो वहां के जो लॉर्ड वेलेस्ली थे उन्होंने सोचा कि उनके साथ फ्रेंडशिप बनाए रखना ही ज्यादा अच्छा रहेगा, तो इसलिए उनके साथ अच्छी दोस्ती बना के रखी गई थी। पर राजा रंजीत सिंह जो थे, क्योंकि जो राजा रंजीत सिंह थे वो एक स्ट्रॉन्ग रूलर थे उस समय में, उन्होंने बहुत सारी अपनी एक ऐसी ही हैड सेट अप अ स्ट्रॉन्ग आर्मी विद द हेल्प ऑफ यूरोपियन ऑफिसर्स। उन्होंने यूरोपियन ऑफिसर्स की हेल्प से एक स्ट्रॉन्ग आर्मी बना के रखी। उनके पास एक बहुत बड़ी सेना भी थी। द प्रोटेक्शन ऑफ हिज स्टेट, जिससे वो अपने जो राज्य की जो सुरक्षा को सुरक्षित रख सकते थे। ही हैड अटेंड द विक्ट्रीज ओवर मैनी नियर बाई स्टेट्स, उन्होंने आसपास के सभी राज्यों में अपना जीत भी हासिल करके रखते, अपना आधिपत्य जमा के रखा था। बट आफ्टर हिज डेथ, जब उनकी मौत हो जाती है, पंजाब सफर द अनरक्की, जब उनकी मौत हो जाती है तो पंजाब को बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। गवर्नर जनरल सर हेनरी हार्डिंग came to India and brought the Sikh rule company under the British rule with policy of interference and annexation। उसके बाद क्या होता है, जो गवर्नर जनरल सर हेनरी होता है वो इंडिया आता है और पूरे सिख धर्म के ऊपर जो सिख धर्म का जो शासन होता है उससे पूरा उसने ब्रिटिश शासन को उस पॉलिसी को, जो ब्रिटिश शासन की जो पॉलिसी होती है उस पे पूरा ब्रिटिश शासन अपना पूरा अधिकार जमा लेता है, किस पे, सिख राज्यों पे भी, क्योंकि
उनका जो ये सिख राज्य जो है वो कम टू द इंडिया, क्योंकि जो हेनरी था इंटरफेरेंस एंड एनेक्शन, उनका पूरा पावरफुल हो गया था ब्रिटिश लोगों का, सिख राज्य पे भी, पूरे नॉर्थ इंडिया पे भी, और मराठास के ऊपर भी। इस तरह से वो एक पावरफुल ब्रिटिश जो है एक पावरफुल सुपर पावर बन गया था। ठीक है, नेक्स्ट डलहौजी पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन। द एम ऑफ वेलेस्ली पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन वाज टू बी इन सेल्फ द नेटिव किंगडम्स विदाउट यूजिंग मच ऑफ द ब्रिटिश रिसोर्सेज। जब उनका एक ऐसा उद्देश्य था वेलेस्ली पॉलिसी के अंदर, वेलेस्ली पॉलिसी जो थी वो उनका जो एक ऐसा उद्देश्य था कि वो अपने बिना खर्चे के, उनका खर्चा कम हो और अपने इसी ढंग से वो आसपास के जितने भी जो उनके पड़ोसी राज्य पे वो अपना अधिकार जमा ले, पर उनके जो ब्रिटिश सोर्सेस थे उसका इस्तेमाल कम करके। ठीक है, द स्टेट्स दैट एक्सेप्टेड द सब्सिडरी अलायंस कंसीडर्ड द ब्रिटिश एज देयर फ्रेंड्स। अब जो स्टेट्स थे उन्होंने, क्योंकि ब्रिटिश अलायंस को बहुत सारे जो स्टेट्स थे उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया था, उसके फ्रेंड बन गए थे। Eventually, in the absence of internal and external threat, they become irresponsible and their administration started the deteriorating. अब क्या हुआ था, जो स्टेट्स थे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था सब्सिडरी अलायंस, तो मोस्टली जितने भी स्टेट्स थे उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया था लॉर्ड वेलेस्ली की पॉलिसी को। इसलिए अब जो ब्रिटिश जो थे वो बिल्कुल वो चिंता मुक्त हो गए थे, क्योंकि उनको लगता था कि वो अंदरूनी और बाहरी दोनों तरफ वो सेफ हो चुके हैं। अब उनको कोई भी उनके बारे में अब कोई भी रुकावट नहीं आने वाली, क्योंकि अपने आप को इतना पावरफुल और स्ट्रांग बना रखा था उन्होंने। तो द आउटकम ऑफ द कॉन्सिपरेसी ऑफ द ब्रिटिश वाज द इनडायरेक्टली इन मैनी प्रिंसली स्टेट्स। और इसलिए जो उनका जो कारोबार था थोड़ा ठप पड़ने लगा था, और इसी का फायदा फिर उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो जितने प्रिंसली स्टेट्स थे उसके लिए उन्होंने ये इस्तेमाल किया कि उन लोगों के बीच में उन्होंने आपस में ही मनमुटाव पैदा कर दिया, और वो उनके बीच में आकर ये कह के कहते अगर हमको तो आप लोगों के बीच में मतभेद करना आवश्यक है, क्योंकि इस प्रॉब्लम जो भी समस्या आ रही है, जो भी अव्यवस्थाएं हो रही है स्टेट में, इसको शॉर्ट आउट करना जरूरी है। द इंडियन रूलर्स गॉट ट्रैप्ड इन इट। और इसके झांसे में क्या होता था, जो इंडियन रूलर्स थे वो आते गए। The Indian rulers got trapped in. Okay, the British got an excuse to start the interfering into the internal affairs of these states on the pretext of putting an end to the anarchy. अब क्या हुआ था, जो इसमें जो ब्रिटिश थे उन्होंने एक्सक्यूज स्टार्ट करना शुरू कर दिया इंटरनल अफेयर्स में, उनमें अपने विचारों को रखना शुरू कर दिया उसमें, तो और ये बोल के कि नहीं हमें तो इसमें इंटरफेयर करना ही पड़ेगा, विदाउट इंटरफेयर इस अव्यवस्था को दूर नहीं किया जाता। इस तरह से उन्होंने क्या किया था, जो जितने प्रिंसली स्टेट्स थे उसको अपने इस पॉलिसी के अंदर उन्होंने मिला लिया था। दे annexed many states under the same excuse। बहुत सारे स्टेट्स में उन्होंने यही एक्सक्यूज देकर उसको इस पॉलिसी के अंदर उन्होंने इसको अपना लिया था सारे स्टेट्स। तो देयर आफ्टर बर्मास नाउ, जो कि आजकल म्यांमार में है, उसके साथ उन्होंने ऐसा ही किया था। एंड रीजन ऑफ पंजाब वर ऑल्सो अनेक्स्ड। इसके अलावा जो पंजाब का रीजन था उसको भी उन्होंने इस पॉलिसी में मिला लिया था। इफ द किंग डाइड विदाउट अ सन, अगर यदि कोई राजा मर जाता और उसका कोई पुत्र नहीं, बेटा नहीं है, तो हिज स्टेट्स वाज एनेक्सेड। उसके जो राज्य होता है उस पर उनका कब्जा हो जाएगा, किसका, ब्रिटिश शासन का। इन द वे सतारा, झांसी, नागपुर एक्सेट्रा बिकेम द विक्टिम ऑफ पॉलिसी एनेक्सेशन। इसमें जो स्टेट्स थे वो मेन रूप से कौन कौन से, झांसी था, नागपुर था, इसके अलावा भी और भी सतारा थे, इसके अलावा और भी बहुत से स्टेट्स थे जो इसके विक्टिम्स बने, जो इसके साक्षात। Okay, बेटा, next, Dalhousie aimed at helping the British traders to make huge profits from the trades of tea, coffee and cotton by capturing the areas that produce these commodities on a large scale. Dalhousie का जो मेन एम था वो क्या था, किसी भी तरह से ब्रिटिश जो ट्रेडर्स है उसके व्यापार को बढ़ाना था। तो उसके लिए जो भी इसमें हेल्प करने के जो प्रोड्यूस कमोडिटीज थे उनको और भी अधिक मात्रा में उसको प्रोड्यूस करने लगे, उसके जिससे कि जो ब्रिटिश का जो प्रशासन है उसका जो व्यापार है वो इजली तरीके से लार्ज स्केल पे इसका विस्तार हो सके। टू कंसोलिडेट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथली। वही जिससे कि ब्रिटिश जो शासन है, ब्रिटिश का जो रूल है वो स्मूथली ढंग से उसकी प्रशासनिक व्यवस्था चल सके। मेनी चेंजेस वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द डलहौजी इन इंडिया ड्यूरिंग द टेन्योर। इसमें क्या था, जो डलहौजी ने बहुत सारे चेंजेस किए थे
इस समय में, अपने शासनकाल में। द फर्स्ट रेलवे लाइन वाज स्टार्टेड बिटवीन मुंबई एंड थाने। पहली मुंबई ट्रेन सर्विस सुविधा शुरू की थी उन्होंने। पहली रेलवे लाइन जो स्टार्ट हुई थी वो मुंबई और थाने के बीच में हुई थी 1853 सीई में। द मॉडर्न पोस्टल सिस्टम स्टार्टेड द इंडिया एंड वायरलेस सिस्टम बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड टू वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग हिज टेंच्योर। इसमें क्या था, अब जो इसमें एक तो उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले रेलवे लाइन की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने जो मॉडर्न पोस्टल सिस्टम को स्टार्ट किया था और वायरलेस सिस्टम स्टार्ट किया था इंडिया और इंग्लैंड के बीच में, जिससे कि उसमें उनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको चलाने में इजिली हो सके, उनको आसान हो सके। ही पास लॉज टू बैन चाइल्ड मैरिज एंड एडवोकेट विंडो री मैरिज। इसमें जो उन्होंने एक और लॉ पास किया और लॉ बैन किया चाइल्ड मैरिज को, उन्होंने बाल विवाह को पर रोक लगाई और विधवा विवाह पर उसकी भी वकालत शुरू की। इंग्लिश एजुकेशन स्प्रेड इन इंडिया ड्यूरिंग दिस टाइम। इस समय जो इंग्लिश एजुकेशन था वो पूरे प्रचार प्रसार में था भारत में। द फर्स्ट 3 यूनिवर्सिटी इन इंडिया वर एस्टैब्लिश्ड इन मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता इन द ईयर 1857 सीई। इस समय जो डलहौजीज ने 1857 में मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई में यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश्ड की थी। Thus these reforms were basically for the expenses the British rule and as the administration। उनका मेन पर्पस ये था कि वो बेसिकली वो क्या कर सकते थे, उनका मेन पर्पस ये था कि वो अपने ब्रिटिश रूल को इजली तरीके से वो अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को वो चला सके। Although Indians benefited later on, they had to suffer a lot with the introduction of British reforms। फर्स्ट तो उन्होंने इसको बहुत बेनिफिट उनको लगा कि इससे उनको बेनिफिट है, पर उनको थोड़ी देर इससे वो बहुत सफर करने लगे उनकी इस व्यवस्थाओं से। उनको समझ में आ गया जिससे कि वो ब्रिटिश के प्रति वो रिफॉर्म्स करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक इज दैट डिससैटिस्फैक्शन ऑफ पीपुल। उनके लिए डिससैटिस्फैक्शन हो गया था लोगों को। आफ्टर द पॉलिसी ऑफ सब्सिडारी अलायंस, डलहौजी पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन शॉक द होल नेशन ट्रेबल। जब सब्सिडारी अलायंस के बाद डलहौजी की जो पॉलिसी आई थी एनेक्शन पॉलिसी, उसमें क्या था, लोगों को उससे शॉक्ड हो गए थे, उनको एक झटका लग गया था। दिस रिजल्टेड इन द डिससैटिस्फैक्शन अमंग द पीपल टुवर्ड्स द ब्रिटिश। जिससे कि जो इसका रिजल्ट ये आया कि जो वहां की जो जनता थी उसके प्रति डिससैटिस्फैक्शन, उनको वो अपने आप को असंतुष्ट महसूस करने लगे थे ब्रिटिश के दबाव में आके। यू मस्ट हैव सीन द फिल्म क्रांति एंड मंगल पांडे। ये आपको देखने को मिलेगा किसमें, क्रांति और मंगल पांडे। इफ यू हैव नॉट सीन देन ट्राई एंड सी दिस मूवी। अगर आपने नहीं देखा तो इस मूवी को आप देखिए। एट दिस टाइम द पीपल वर सप्रेस्ड अंडर द डिक्टेटोरियल रिज्म इन द ब्रिटिश। इस समय जो लोग थे वो ब्रिटिश शासन के दबाव में बहुत ही घुट रहे थे, उनको एक दबाव महसूस हो रहा था जिससे कि वो परेशान हो रहे थे, इसका विद्रोह करना चाह रहे थे। इन एडिशन टू दैट द रिफॉर्म्स मेड बाय द डलहौजी एडेड फ्यूल टू फायर। वो ऐसे ब्रिटिश शासन के दबाव से दबे जा रहे थे। उसी समय जो डलहौजी की जो पॉलिसी आई, इसने क्या किया, आग में घी डालने का काम किया। डिफरेंट पीपल रिएक्टेड डिफरेंटली टू रेलवे फैसिलिटीज टू पोस्ट एंड टेलीग्राफ एंड वेस्टर्न एजुकेशन। इसमें क्या लोगों ने अलग अलग तरह से अपने अपने रिएक्शन देने शुरू कर दिए थे रेलवे फैसिलिटीज ऑफ पोस्ट एंड टेलीग्राफ और वेस्टर्न एजुकेशन के फील्ड में। ऑर्थोडॉक्स पीपल फेल्ट दैट द ब्रिटिश वांटेड टू डिस्ट्रॉय देयर कल्चर। उनको ऐसा महसूस होने लगा था, लोगों ने ये फील करने लगे थे कि जो ब्रिटिश है वो उनके कल्चर को डिस्ट्रॉय करना चाहती है। द रिफॉर्म्स डन बाय द ब्रिटिश वर बेसिकली फॉर रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथली। पर इसका ब्रिटिश का तो मेन मकसद ये था कि वो अपनी जो एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्था है उसकी जो ट्रेडिंग सिस्टम वो इसी तरीके से स्मूथली ढंग से वो चलाती है। The dissatisfaction of people had reached a point of saturation and they were in the state of rebellion which resulted in the freedom movement of 1857। इससे क्या हुआ, लोगों में असंतोष की भावना फैल गई और ब्रिटिश शासन के प्रति उन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया और उनको इससे अब आजादी चाहिए थी ब्रिटिश शासन से, जो कि एक क्रांति का रूप धारण कर लेती है, जो कि एक क्रांति शुरू होती है 1857 में। ओके, नेक्स्ट है आपका ये एक्सरसाइज बेटा, जो मैंने आपको वर्कशीट में करवाया, उसके आंसर्स मैंने लिख के दिए हैं जो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। ओके, ये चैप्टर आपको समझ में आया? ओके, बाय बाय।